देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। यूपी में अवैध मज़ारों के खिलाफ बुलडोजर की मुहिम लगातार जारी है। गाजियाबाद में 6 दिन के भीतर दूसरी मज़ार पर बुलडोजर चला और क्या खूब चला। 15 साल पुरानी मज़ार को देखते ही देखते बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया और ना सिर्फ इस मज़ार को तोड़ा गया बल्कि उसका मलबा तक यहां से समतल कर दिया गया। इस कार्रवाई के जरिए कैसे बुलडोजर ने मज़ार माफिया को कड़ा और बड़ा संदेश भेजा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची थी और इस अवैध मजार को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी, उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। मजार वालों को जो चेतावनी दी गई थी उसे योगी प्रशासन लगातार धरातल पर उतार रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध कब्जाधारियों ने जहां तहां मजारें बना ली थी, उनका नामो निशान लगातार मिटाया जा रहा है। इस बार नंबर आया 15 साल पुरानी इस मजार का, जो कि लोनी से भोपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनी थी। 1.5 दशक से अवैध कब्जाधारियों ने सड़क पर ही इस मजार को स्थापित कर रखा था, जिसके कारण जाम लगता था। घंटों इस रास्ते से निकलने वाले परेशान होते थे, लेकिन आखिरकार ये मजार भी नप गई। इसका भी बुलडोजर बुलाकर ट्रीटमेंट कर दिया गया। 2 बुलडोजरों की जोड़ी ने अवैध मजार का वजूद मिटा दिया। गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। चूंकि ये गाजियाबाद में 6 दिन में दूसरी मजार थी जिसे तोड़ा जाना था, तो कब्जा गैंग में हाहाकार मच गया। सड़क पर 2, 4 या 10, 15 नहीं, 300 से ज्यादा योगी फोर्स के जवान तैनात किए गए। कार्रवाई के दौरान सड़क पर या तो योगी फोर्स के जवान थे या फिर 1500 किलो वाले 2 पहलवान, जिनकी झलक भर से कब्जाधारियों की रूह कांप जाती है। यहाँ पे 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात है और इस रोड पर जाम लगने की लगातार शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई से पहले पिच तैयार की गई, पुलिस कर्मियों ने पोजीशन ली। उसके बाद बुलडोजर ने अपने पंजे से ऐसी बैटिंग की कि कब्जाधारियों के छक्के छूट गए। पहले अवैध मजार की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, फिर मजार के टुकड़े कर दिए गए। बुलडोजरों ने अवैध मजार का जर्रा जर्रा उखाड़ फेंका। जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची थी और इस अवैध मजार को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि खाली बस अब यहाँ पर उस मजार का थोड़ा सा मलबा बचा हुआ है। मजार को तोड़ा भी गया, खोदा भी गया, लेकिन अवशेष के नाम पर वहाँ कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि इस मजार को केवल कब्जा करने के मकसद से ही बनाया गया था। केवल एक मजार नुमा स्ट्रक्चर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया था, सरकारी जमीन को घेर लिया गया था, लेकिन असल में ये किसी की मजार थी ही नहीं। अभी 6 दिन पहले जब गाजियाबाद की ही ट्रोनिका सिटी में भी अवैध मजार पर बुलडोजर चला था, तो वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और अब यहाँ लोनी में भी मजार के नाम पर अवैध कब्जे की स्टैंप लगा दी गई थी। इस कार्रवाई से आसपास के लोग जहां लंबे जाम से निजात पाने पर खुश तो हैं ही, वहीं मियाँ भाई के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। यानी बुलडोजर का संदेश बहुत बड़ा है और मियाँ भाई के सुर बदलने की वजह भी वही है। अगर वो अवैध है तो कोई जो भी चीज रोड पर बांधा कर रही है सबको खत्म करना चाहिए। अब चाहे अवैध कब्जाधारी कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें, सच यही है कि योगी का बुलडोजर जहां अवैध देखेगा वहां गरजेगा। फिर चाहे वो अवैध मस्जिद हो, मजार हो या फिर अवैध मंदिर ही क्यों ना हो, हिसाब सबका बराबर होगा। बुलडोजर अपना टास्क टाइम से पूरा करेगा और मिशन कंप्लीट कर अगले ऑपरेशन में जुट जाएगा। गाजियाबाद से वैभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिस दिन से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का खुलासा हुआ, तभी से जी न्यूज इस मामले से जुड़े हर सच को बेनकाब कर रहा है, आपके सामने ले आ रहा है। और इसी कड़ी में जी न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग ले आई। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा और दानकोष की जिम्मेदारी स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज के पास थी, क्योंकि वही राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, कोष के जिम्मेदार। लेकिन अब इसी मामले पर गोविंद देवगिरी महाराज ने अब तक लगातार वो चुप्पी साध रखे थे, वो मौन थे। और इसी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जी न्यूज ने खबर चलाई, गोविंद देवगिरी से सवाल पूछा। इसके बाद उनकी पहली सफाई आई। आखिर क्या सफाई थी उनकी, देखिए। महाराज जी, राम मंदिर को लेकर गोविंद देवगिरी महाराज की ये चुप्पी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़े सवालों पर साधा कुछ इस तरह का मौन। राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था का। देश के साधु संतों को नश्तर की तरह चुभ रहा है, क्योंकि अब तक राम मंदिर से दान चोरी करने वाले 8 अधर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। लेकिन जिस गोविंद देवगिरी महाराज पर ट्रस्ट के कोष प्रबंधन की सीधी जिम्मेदारी थी, जिसे दान से मिले धन और बहुमूल्य आभूषण को मैनेज करना था, जिसे दान की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखना था, वही इस पूरे प्रकरण से न सिर्फ गायब है, बल्कि उसका एक बयान तक नहीं आया। कोषाध्यक्ष जी अभी तक कहाँ हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गया, ये लोग कह रहे हैं अफवाह है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उनको आकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए था समाज के लिए। देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, ना कि ट्रस्ट में हुई है। इसमें कहीं ना कहीं गोविंद गिरी जी की सबसे पहले जवाबदेही थी, क्योंकि वो वित्त प्रबंधन वही देख रहे थे। वो SIT जांच से भी मुझे लग रहा है बच रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में उनको मैंने नहीं देखा विगत 1 महीने से, जब से प्रकरण चल रहा है। मौन होने का समय नहीं है, अन्य समय में बड़े भाषण वक्तव्य आए हैं, इस समय भी देश उनको सुनना चाहता है, बताना चाहिए। अब ये कुछ न कुछ तो झोल है इसमें, दाल में काला है, क्योंकि कोषाध्यक्ष के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। कोष का मालिक कोषाध्यक्ष है, साइन उनके साइन से पैसा जाता है, जमा होता है। अब कहाँ है वो, किसको उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है, ये तो एक समझने का विषय है। गोविंद देवगिरी महाराज पर सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। यूं ही साधु संत राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव महाराज के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे। वजह साफ है, जब SIT हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिसका ताल्लुक चढ़ावा चोरी से हो सकता है, यहाँ तक कि आरोपियों के परिवारों के सदस्य, रिश्तेदार, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी, मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग सब SIT की जांच के दायरे में हैं, तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट के जिस विभाग में ये कांड हुआ, वही जांच के दायरे से बाहर क्यों है? चंपत राय जी से पूछताछ की, अनिल मिश्रा जी से पूछताछ की, गोपाल राव से पूछताछ की, लेकिन अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि SIT ने कोषाध्यक्ष माननीय स्वामी गोविंद देवगिरी जी से पूछताछ की। SIT से और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष का पता लगाएं और SIT के समक्ष उनके भी बयान लिए जाएं, जिससे पता चले कि आखिर इसमें और बड़े बड़े दोषी कितने हैं। आप कहाँ सो रहे थे? 70 बार चोरी हुआ, आप सो रहे थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पैसे की लेन देन का आप कोषाध्यक्ष बन गए, प्रमुख बन गए, आप ही प्रभुत्व बन गए। अयोध्या में जनमानस नहीं है, अयोध्या में पूज्य संत विद्वान नहीं है। आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि फरवरी 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में स्वामी गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि बतौर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव की सीधी जिम्मेदारी क्या थी। दरअसल स्वामी गोविंद गिरी महाराज को राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे का प्रबंधन देखना था, दान का पैसा सुरक्षित रहे इसकी निगरानी करनी थी, चढ़ावे में हेराफेरी ना हो इसकी जिम्मेदारी संभालनी थी, आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड रखना था। इतना ही नहीं, बतौर कोषाध्यक्ष यह भी देखना था कि दान की गिनती व्यवस्था फुल प्रूफ हो, काउंटिंग सेंटर में CCTV, सरप्राइज ऑडिट जैसी व्यवस्था हो। लेकिन साधु संतों का आरोप है कि बतौर कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ऐसा करने में नाकाम रहे, तभी तो रामधन की लूट हुई।
हालांकि पहली बार इस पूरे मामले पर गोविंद देवगिरी महाराज की तरफ से सफाई पेश की गई है, वो भी लिखित में। और अपने बयान में गोविंद देव महाराज ने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के काम से खुद को दूर बताया है। खैर, ये तो जांच में सामने आएगा कि किसकी जवाबदेही थी और कौन इस अधर्म के लिए जिम्मेदार था। मगर इस वक्त गोविंद देवगिरी महाराज पुणे में मौजूद अपने वैदिक आश्रम में हैं और वो जल्द ही दिल्ली से होते हुए अयोध्या भी जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूना का ये वेद श्री तपोवन करके आश्रम है और लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ या बहुत बड़ा मकान और ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। इसी आश्रम में कल रात से गोविंद जी महाराज यहाँ पे बैठे हुए। अब ये देखना होगा कि क्या गोविंद देवगिरी महाराज एसआईटी के जांच के दायरे में आते हैं, क्या वो भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में रामधन की चोरी का खुलासा आखिर हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामदान की चोरी का खुलासा अगर नहीं होता, अगर चोरी के चंदे के बंटवारे को लेकर चंदा चोरों के बीच लड़ाई नहीं हुई होती। दरअसल चंदा चोरी करने वाले देखने में भले ही छोटे आसामी लग रहे हों, लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो बता रहा है कि ये छोटे नहीं बल्कि चंदा चोरी के बड़े आसामी हैं। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव, काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्र, लौकुश मिश्र, करुणेश पांडे, ये वो रामद्रोही हैं जो राम दरबार में रहकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते थे। राम धन की चोरी ये महीनों से कर रहे थे। भक्त राम के नाम पर दान दे रहे थे तो ये गिनती के बहाने हाथ साफ कर रहे थे। 5 ऐसे खुलासे हुए हैं जो बता रहा है कि जांच सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। खुलासा नंबर 1, इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाता अगर चंदा चोरी के पैसे के बंटवारे को लेकर साला और जीजा के बीच विवाद नहीं होता। चंदा चोर अनुकल्प मिश्रा और लौकुश मिश्रा के बीच साला और जीजा का रिश्ता है। दोनों के बीच 2 करोड़ रुपए के चंदा चोरी के बंटवारे को लेकर विवाद था। इसका खुलासा तब हुआ जब अनुकल्प मिश्रा के फोन का 1 साल पुराना डेटा रिकवर किया गया। इस चैट में 2 करोड़ रुपए तक चंदा चोरी के सबूत मिले। बैकअप चैट में अनुकल्प मिश्रा अपने जीजा लौकुश मिश्रा पर ज्यादा पैसे रखने का आरोप लगा रहा है। अनुकल्प मिश्रा और अविनाश मिश्रा के बीच में इन पैसों को लेकर विवाद हुआ था, आपस में बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और ये पूरा जो डाटा है ये पुलिस ने रिकवर कर लिया है और आने वाले समय में पुलिस जो पूछताछ करी है उसमें और नए खुलासे जो है वो हो सकते हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बदल लिया था, डेटा भी डिलीट कर दिया था, लेकिन साइबर सेल ने इसे रिकवर कर लिया है। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। खुलासा नंबर 2, राम मंदिर से जुड़ने से पहले इनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से भी कम थी, लेकिन राम मंदिर से जुड़ते ही पैसों की बारिश होने लगी। आलीशान घर, 4 व्हीलर गाड़ी, आईफोन के मालिक बन गए। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव चंदा चोरी के पैसे से जमीन खरीदा, मकान, शेयर बाजार और दूसरे जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव घर निर्माण पर पानी की तरह पैसा बहाया, फ्लैट और जमीन भी खरीदने का आरोप। अनुकल्प मिश्रा छापेमारी में 16 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद। कौशलपुरी में 65 लाख रुपए का आलीशान मकान, नोएडा में भी करोड़ों रुपए का फ्लैट, लखनऊ में रिश्तेदार के नाम पर जमीन। अब बात लौकुश मिश्रा की। घर से 14 लाख रुपए नकदी जब्त हुई, पत्नी के नाम पर महंगी जमीन, आलीशान निर्माणाधीन मकान पर खर्च। 1 साल में बैंक खाते से 24 लाख रुपए का लेन देन। जेल में बंद करुणेश पांडे के नाम पर भी कई संपत्तियां मिली हैं। राम मंदिर में चंदे की लूट मची हुई थी। बैंक कर्मी से लेकर चंदे की गिनती करने वाले तक सब मिले हुए थे। चंदा चोरों को जैसे ही लगता था कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो ये व्हीकल ब्लोअर को अपनी टीम में शामिल कर लेते थे।
अब अयोध्या के संत चंदा चोरों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसमें पहले किए कि चोर मिल गया, नहीं चोर ही नहीं मिल पाते, और शासन पर भी रहेगा तो चोरी बंद हो जाएगी। जो इसमें आ गए हैं उसमें गलती पाना उसको जेल में पहुंचाना ठीक है, उनको फांसी लगाना भी जरूरी है अगर रामलला के यहाँ चोरी किया है तो। खुलासा नंबर 3, रामलला को अभी तक 3500 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। चंदा चोरों के पकड़े जाने के बाद रामलला को मिलने वाले चंदे में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब रामदान की चोरी करने वालों से जांच एजेंसियां और राज उगलवाने में जुटी है। जब कुछ खुलासे होने की उम्मीद होगी तो पीसीआर की पुलिस मांग करेगी, जिसके बाद जो आरोपी हैं उनको जहां बताएंगे उस स्थान पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि जेल परिसर में विवेचक आशुतोष त्रिपाठी मौजूद हैं और आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। खुलासा नंबर 4, चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई की देखरेख में एक निजी एजेंसी और 14 लोगों की टीम करती थी। एसबीआई की अयोध्या शाखा के कुछ कर्मचारी भी जांच के दायरे में और आरोपियों के खाते भी इसी बैंक में पाए गए। खुलासा नंबर 5, चंदा चोरी की भनक 3 महीने पहले ही लग गई थी। बैंक ने मंदिर प्रशासन को अलर्ट भी भेजा था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अब हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। 8 गिरफ्तार हो चुके, कई रडार पर। आरोपी चाहे कितना ही रसूखदार ताकतवर क्यों न हो, उसका पकड़ा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसे हरियाणा के बहादुरगढ़ में चरितार्थ होते देखा गया। यहाँ दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने लॉरेंस गैंग के उन 2 शूटर्स का बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया, जिन्होंने पिछले ही महीने एक जिम ट्रेनर की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने इन्हें पीतल का स्वाद चखाया और टिकट टू यमराज काट दिया। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें जो दोनों शूटर्स थे उनको इंजरी आई। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अंधाधुंध फायरिंग हुई, 4 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी और फिर 2 1-1 लाख के इनामी शार्प शूटर ढेर हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स का दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने सफाया कर दिया। इन्होंने 5 सेकंड के अंदर 10 गोलियां चलाकर फांसी में एक जिम ट्रेनर की हत्या कर दी थी। इस मर्डर के 24 दिन बाद पुलिस ने इन अपराधियों का टिकट टू यमराज काट दिया। वो तारीख 11 जून की थी जब जिम ट्रेनर कपिल को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। जिस समय गोलियों की बौछार कपिल पर हुई, वो वर्कआउट कर रहा था, तभी बाइक सवार ये बदमाश वहां पहुंचे और कपिल को मार दिया। तभी से ये दोनों फरार चल रहे थे और इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद इनका हश्र देखिए क्या हुआ। एनकाउंटर साइट पर खून के ये धब्बे, जमीन पर गिरी पिस्टल, ये इन्हीं दोनों आरोपियों की है। इन आरोपियों के नाम है प्रवेश और हिमांशु। दोनों हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। दोनों बहादुरगढ़ में मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। कपिल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को इनकी तलाश है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्रवेश और हिमांशु हथियारों के साथ बहादुरगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे हैं। इसी सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। जब पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों की ओर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश मारे गए। ये दोनों जो मुख्य आरोप जो शूटर्स थे, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड थे और दोनों पे 1 लाख का इनाम था। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। यूं तो योगी फोर्स पहले से ही अपराधियों के पैरों में पीतल ठोक रही है। बीती रात मऊ, बुलंदशहर, झांसी, हाथरस और मथुरा में पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। मऊ में लंगड़ाता योगी फोर्स के जवानों के सहारे चल रहा यह बदमाश नीतीश यादव लूट, छिनैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक ये योगी फोर्स से भागता फिर रहा था, लेकिन अब देखिए मुठभेड़ के बाद कैसे इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई।
इसी तरह योगी फोर्स ने हाथरस में 25,000 रुपए के इनामी शानू को चलने लायक नहीं छोड़ा। इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी। एक दिन पहले ही इसके एक साथी मोनू ठाकुर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ ही घंटों बाद कैलाश ढाबे पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने शानू को पकड़कर दूसरी गिरफ्तारी कर दी। एक अज्ञात बाइक सवार को जब रोकने का प्रयास किया गया, इसने बाइक रोकने के बजाय और तेजी से बढ़ाई और पुलिस बल पर फायर किया। आज मिलकर जवाबी फायर में अभियुक्त के पैरों में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए बागला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। इसे कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा राउंड बरामद हुए हैं। जिस तरह योगी फोर्स लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बदमाशों को ठोक रही है, अब वही ट्रीटमेंट दिल्ली टू हरियाणा भी अपनाया जाने लगा है। लॉरेंस गैंग के दोनों शूटर्स का दी एंड इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई की बारिश का भी अपना मिजाज है, न कोई दस्तक न कोई आहट। हालात देखकर बस ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान का स्विच ऑन कर दिया हो और लगातार पानी बरस रहा है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरें उठने से लेकर आसपास के दूसरे इलाकों में भी बारिश का असर है। मुंबई में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और प्रशासन खुद भी हाई अलर्ट पर। कहीं पेड़ गिर गए, कहीं सड़क धंस गई, कहीं पानी भर गया, तो कहीं इमारत ही ढह गई। सबसे तेज दौड़ने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जिंदगी थम सी गई है। तीन दिनों के रेड अलर्ट के बाद मुंबई के जो हालात हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। 48 घंटे की बारिश के बाद मुंबई के जिस इलाके में जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। उस पानी के बीचों बीच जूझते लोग दिख रहे हैं। पानी से बंद पड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। उन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालने की जद्दोजहद दिख रही है। मुंबई और उसके आसपास से अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हर तस्वीर चौंका रही है, सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अंत में असलियत यही है कि मुंबई के लोग इन हालातों से हर साल जूझते हैं। बारिश के दिनों में मुंबई के अंधेरी वेस्ट जैसे पॉश इलाके में भी पानी वैसे ही खड़ा मिलता है जैसे किसी निचले इलाके। अंधेरी मलाड में इस सबवे के हालात ही देख लीजिए। चारों तरफ पानी है, पानी भी इतना है कि घुटनों तक उसमें डूब गए। लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। जिस रास्ते जाने के लिए नजर उठाओ उस तरफ पानी भरा है। इन हालात में एहतियात बरतते हुए बीएमसी ने इस सबवे को जलभराव खत्म होने तक बंद कर दिया है, कोई आगे ना जाए। इसके लिए रस्सी बांध दी है, बैरिकेडिंग कर दी है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड का टेस्ट भी इसी बरसात में हो गया। देखिए कैसे मुंबई की बारिश ने यह टेस्ट लिया। पटरियों पर पानी भरा है। ऐसे में वंदे भारत जब वहां से गुजरी तो देखिए कैसे पटरियों का पानी ऊपर बने पूरे फ्लाईओवर के 3 रो तक उछलकर दूसरी तरफ जा पहुंचा। पिछले 24 घंटे में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा पानी बरसा है। ट्रेनों की बारिश और जलभराव के कारण कुछ देरी से चलने की शिकायत दर्ज की गई। इन हालात में बीएमसी लोगों से बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रही है, क्योंकि कुदरत का ये कहर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। समंदर में ऊंची ऊंची उठती ये लहरें बता रही हैं कि ये तूफान अभी थमा नहीं है। ये तो मानसून से पहले का एक टीजर भर है। मानसून की पूरी पिक्चर तो अभी रिलीज होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का आयोजन जारी है। इस दौरान भारी तादाद में लोग तेहरान में इकट्ठा हुए। दावा तो यहां तक है कि खलीफा को आखिरी विदाई देने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस जनाजे में शामिल हो सकते हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम विदाई होगी।
तस्वीरों में लाखों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर जो भीड़ दिखाई दे रही है उसका सिर्फ एक मकसद है, अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देना। सुपुर्द खाक होने से पहले आयतुल्लाह अली खामेनेई के ताबूत की सिर्फ एक झलक देख लेना। ये तेहरान का इमाम खुमैनी ग्रेट मुसल्ला है, जहां लाखों की तादाद में ईरान के लोग जुटे हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए। शिया परंपरा के मुताबिक जनाजे में शामिल करीब करीब हर शख्स न सिर्फ काले लिबास में है बल्कि छाती पीट पीट कर मातम मना रहा है, अपने चहेते सुप्रीम लीडर की मौत पर आंसू बहा रहा है। यकीन मानिए, जिस तरह लोग आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए हैं, जिस तरह अपने सुप्रीम लीडर के लिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, ये देखकर पूरी दुनिया सन्न है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी शख्स को अंतिम विदाई देने के लिए इतनी भीड़ जुट जाए जिसकी तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच जाए, ऐसा हाल फिलहाल कहीं नजर नहीं आया। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि खामेनेई के जनाजे में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम विदाई होगी, लिहाजा ईरानी हुकूमत ने इसके लिए खास तैयारियां भी कर रखी हैं। आयोजन स्थल पर अस्पताल और रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है ताकि खामेनेई के जनाजे में किसी तरह की भगदड़ न हो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुटते हैं तो अंतिम संस्कार में जुटने वाला ये जमावड़ा एक विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ईरान की आवाम करीब 37 साल पुराने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देगी। साल 1989 में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। 6 जून 1989 को रूहुल्लाह खुमैनी को दफनाया गया था। उस दौरान लाखों ईरानी सड़कों पर उतरे हुए थे और भीषण गर्मी में भी अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई देकर मातम मना रहे थे। हालांकि उस दौरान एक हादसा भी हुआ था। अचानक अफरा तफरी मच गई थी जिसमें हजारों लोग घायल हो गए थे, जबकि कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लिहाजा इस बार ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए ईरानी हुकूमत पहले से ही अलर्ट मोड में है। लेकिन जिस तरह से आयतुल्लाह खामेनेई के चाहने वालों का हुजूम सड़क पर उतरा है, जिस तरह खलीफा के लिए लोगों के दिलों में प्यार और संवेदना दिखाई दी है, उसे देख हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले।